Good morning, students. So, करने के लिए दिया था। हाँ, all you have done Yes, ma'am. symbols, party symbols. Yes, ma'am. Okay, very good. अब है ना, आप क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें रीजनल पार्टीज के कुछ सिंबल्स, पार्टी सिंबल्स और नेशनल पार्टी, आपको ये मिल जाएगा। और जिसको भी प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, रीजनल पार्टीज लिखेंगे और उसमें पार्टी सिंबल्स और पार्टी का नाम। नेशनल लेवल की पार्टीज में नेशनल लेवल की पार्टीज के सिंबल एंड उनका नाम, ये आपको करना है सबको, ठीक है। ओके मैम। जिस हाँ बोल, चार्ट में हाँ बेटा क्या बोल रहे हो। मैम, कॉपी में या चार्ट में? नहीं नहीं, कॉपी में ही करना, ठीक है। एंड मैम, जो सिंबल्स है उनको फोटो चिपकानी है या फिर खुद बनाना है? नहीं, अगर खुद बनाते हो तो वेरी गुड, मतलब वेल एंड गुड, अदरवाइज तो फोटो कहाँ से आप अरेंज करेंगे ना, जैसा भी बनाता है। हाँ बोलो, है ना। मैम वो फोटो कौन सी, वो पिक्चर कौन सी ड्रॉ करनी है? बेटा अभी बताया था ना, ये जैसे मैंने बनवाया था पार्टी सिंबल्स, ठीक है। यस मैम, लेकिन वो हमने अच्छे से सुना नहीं, नेशनल बनाना। हाँ देखो, कुछ पार्टीज होती है रीजनल लेवल पे पार्टीज होती है ना, कुछ होती है नेशनल लेवल पे पार्टीज, ठीक है। ये सर्च आउट करके आपको कि रीजनल पार्टीज कौन कौन सी है, नेशनल लेवल पे पार्टीज कौन कौन सी है, ये सर्च आउट करके आपको हाँ कॉपी में करना है ना? हाँ बेटा कॉपी में करना है। रीजनल पार्टीज लिखोगे उसमें फोर काफी है, 4 इज इनफ। तो 4 पार्टीज के सिंबल एंड पार्टीज नेम, ठीक है, रीजनल में। फिर नेशनल पार्टीज में 4 सिंबल्स एंड 4 पार्टीज नेम, ये आपको ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ कर पाओगे, बहुत जरूरी नहीं कि आपको बहुत आर्टिस्ट नहीं बनाना, पेंटर नहीं बनाना, पर कोशिश करना हाथ से ड्रॉ करो उसको, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कर लोगे? ओके मैम। यस मैम। चलो आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब टीचर जो, इसमें कुछ स्टूडेंट्स और टीचर की कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन पे बेस्ड ये चैप्टर क्लियर किया गया है कि क्या इंस्टीट्यूशनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है। तो टीचर फिर समझाती है स्टूडेंट्स को, इंडिया इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में बहुत सारी मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो बहुत सारी पार्टीज हैं। सम ऑफ देम आर बिग, कुछ उसमें बिग है, वाइल अदर्स आर स्मॉल, कुछ स्मॉल पार्टीज हैं, कुछ बिग पार्टीज हैं। बिग पार्टीज नेशनल लेवल तक जाती हैं, स्मॉल पार्टीज अपने रीजन तक रह जाती हैं। जो मैं आपको वर्क दे रही हूँ वो इससे रिलेटेड ही है। क्लियर? समझ आ गए बच्चों? यस मैम। हाँ, तो सम ऑफ देम आर प्रेजेंट एंड एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज कौन सी होती हैं? उसमें से कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं प्रेजेंट में जो कि पूरे कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट में लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं और एक्सरसाइज करती हैं, मतलब वर्क ऑन चलता रहता है, उस पर काम चलता रहता है। दैट इज कॉल्ड नेशनल पार्टी। जो नेशनल लेवल पे, मतलब इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में ऐसी पार्टीज अपने मेंबर्स को इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराती है, तो दैट इज कॉल्ड नेशनल पार्टीज। जो दूसरी होती है, अदर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम रीजन्स एंड आर कॉल्ड रीजनल पार्टीज। कुछ रीजन पे होती हैं, जैसे रीजनल लेवल पे होती हैं कुछ पार्टीज, तो वो सिर्फ एक स्टेट में, सिंगल स्टेट में होती है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाती, तो ये रीजनल पार्टीज होती हैं। तो आपको क्या करना है, रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टीज के सिंबल्स एंड पार्टी आपको ये ड्रॉ करना है और अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। और उसके बाद सब ओके मैम। पीडीएफ बना के मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। अब अपन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे इंडिया में इलेक्शन सिस्टम क्या है। व्हाट इज आवर इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो नेक्स्ट जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है वो है, कैन वी से दैट इंडिया
इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक? क्या हम कह सकते हैं कि इंडियन जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है? आप बताइए, क्या हमारे जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वो डेमोक्रेटिक है या नहीं? जस्ट आंसर मी। है, मैम है। वेरी गुड, मैम है डेमोक्रेटिक। वेरी गुड, ओके। सो टीचर आंसर करती है, टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ बुक एट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया। इस क्वेश्चन के जवाब, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए टीचर कहती है कि चलो हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है इंडिया में, ये अभी पढ़ेंगे। लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years। आपको मैंने बताया था ना, लोकसभा के इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं? 5 years। यस, आफ्टर 5 years, एवरी 5 years ये इलेक्शंस होते हैं। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड। 5 years का होता है, मैं एक बार इसको समझा दूं। एक तो ये बिल्कुल याद रखना बेटा कि जो इलेक्शन होता है वो कितने इयर्स के लिए होते हैं? 5 years के लिए होता है। आफ्टर 5 years जो इन ईच 5 year। after the term of, after the tenure, you can say tenure also, after the tenure of all elected representative comes to an end। ये बिल्कुल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कम टू एन आ जाते हैं, मतलब खत्म हो जाता है, मतलब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, उनका पीरियड खत्म हो जाता है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल इलेक्टोरल electoral constituencies at the same time, either on the same day or within a few days। This is called a general election। जनरल इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के जैसे इलेक्शन होता है तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या तो सेम डे हो जाते हैं, क्योंकि लेकिन इंडिया इतना वाइड, इतना वास्ट कंट्री है तो कुछ डे या फ्यू डेज में हो जाते हैं। जैसे 5 years इलेक्शन हुए, ये होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। एरिया डिवाइड कर देते हैं, मतलब कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना देते हैं, एरिया जिसे कह सकते हैं हम, और सेम टाइम में होता है, इधर ऑन द सेम टाइम और विद इन ए फ्यू डेज, या तो सेम टाइम होता है या कुछ दिनों में हो जाते हैं। इसको हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। ये व्हाट इज बाय इलेक्शन, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन तो ये जनरल इलेक्शन तो हो गया कि सेम डे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो जाए या फिर विद इन ए फ्यू डेज ये इलेक्शन मतलब कंडक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या होता है? ये क्वेश्चन शायद आ भी जाएगा टेक्स्ट में, और वैसे नहीं भी आता है टेक्सचुअल में, तो आपको समझना ज़रूरी है। Sometimes election is held only for one constituencies to fill the seat lying vacant by death or resignation of a member। This is called a by-election। by-election क्लियर कर लेना। इलेक्शन कई बार क्या होता है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी हो सकता है। किस केस में? जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई विनर है, या तो वो डेथ हो जाए उसकी या फिर वो रिजाइन कर दे। ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी मेंबर या तो रिजाइन कर दे या उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय इलेक्शन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। बाय इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द सीट लाइंग वेकेंट। जो सीट मतलब वेकेंट हो जाती है, अब किसी की डेथ हो गई अचानक तो क्या हो गई, उसकी सीट क्या हो गई, वेकेंट हो गई। या किसी करप्शन के केस में वो मतलब अगर उसको चल रहा है या कहीं फंस गया या कहीं कुछ होता है, तो ऐसे स्थिति में भी सीट वेकेंट हो जाती है। उसकी जो पोस्ट है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका जो रीज़न है, वहाँ से वो क्या हो जाती है, सीट वेकेंट हो जाती है। तो उसको फिल करने के लिए जो बीच में इलेक्शन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हो सकता है, दो के लिए हो सकता है, उसको हम बाय इलेक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बाय इलेक्शन? अब है यस मैम। हाँ, अब है व्हाट आर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
हमें हमारी कंट्री में, क्योंकि इतना वास्ट कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है, तो हम एक एरिया बेस्ड सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करते हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि यहाँ से इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन। इसलिए हमारा जो पूरा इंडिया है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाता है ना। पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये इतनी एरिया होगा या इतने डिविजन्स हो जाएंगे इसके, तो किसके लिए? इलेक्शन के पर्पज। वैसे डिवाइड नहीं होते वो, सिर्फ इलेक्शन पर्पस के लिए जब हम इतने वास्ट कंट्री या इंडिया को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ठीक है, ये इसका रीज़न डिवाइड करना नहीं है, इसका रीज़न है इलेक्शन पर्पस के लिए डिवाइड करना। दीज एरियाज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऐसे एरिया को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया? यस मैम। हाँ। द वोटर हु लिव इन द एरिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो वोटर्स, जैसे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो वोटर्स हैं, वोटिंग लिस्ट में जिन जिन जो एनरोल्ड है ना, एनेबल्ड है, वो वोट कर सकते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, यही है ना आगे? हाँ, अब इलेक्शन, ये देखो इलेक्शन कमीशन है, ये पूरी बिल्डिंग है इलेक्शन कमीशन, ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये याद रखना। इलेक्शन कमीशन क्या कराती है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन? What do you do, election commission? Just tell me fast. Answer me fast. इलेक्शंस होते हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन क्या कराती है? इलेक्शंस कंडक्ट कराती है फ्री एंड फेयर मैनर में। ठीक है, ये याद रखना। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको पता लग गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो वी हैव ए सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल्सो। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है कि ये विमेंस के लिए, ये एससी के लिए, ये एसटी के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है, आप बता सकते हैं आप मुझे, ऐसा क्यों किया जाता है? यस, बताइए। अपने अपने वोट अलग अलग देते हैं। नहीं बेटा, वोट तो सबको, अपॉर्चुनिटी तो वोटिंग की सबको मिल रही है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी किसी को तो निकाला तो नहीं है ना। वोटिंग राइट्स तो सभी को है, चाहे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। पर ये एससी की, एसटी, ओबीसी की, विमेंस की जो भी है, इनकी सीट रिजर्व क्यों होती है, बताए। नहीं बेटा, कास्ट तो मैम ताकि वो इलेक्शन में खड़े हो सके। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, कास्ट, कौन सी कास्ट, हमें ये देखना ही है ना। हमारा इंडिया क्या है, सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, किसी भी रिलीजन को चूज मतलब ऑप्ट करो या फ्री हो। ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो उनके लिए होती है। विमेंस जैसे बहुत पिछड़ा वर्ग है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ होती है। कास्ट नहीं जानना कि कितने कास्ट के कितने उन लोगों ने वोट किए। ये होता है एक्चुअली, वो बहुत सप्रेस्ड लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनको डेवलप करने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो रिजर्व रहती हैं। फिर नहीं तो क्या होता है, जैसे बड़े बड़े पैसे वाले हैं जो मेजॉरिटी में है, वो क्या करते हैं, वो उनको मौका ही नहीं देंगे, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे। तो उनकी अपॉर्चुनिटी मिले। विमेंस को भी जैसे पीछे हैं आप मेंस के, अगर हम कंपैरिजन करें तो विमेंस आर बैकवर्ड देन द मेंस। बैकवर्ड से मतलब सप्रेस्ड। तो सप्रेस्ड जब है तो उनको मौका नहीं मिलेगा, तो वो कोई खड़ा नहीं होने देगा। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, Our constitution entitle all the citizens to elect his her representative and to be elected as a representative। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एंटाइटल्ड है सारे सिटीजन्स कि वो इलेक्ट कर सकते हैं हिज और हर, मतलब
मेल और फीमेल को एज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज ए, और वो मेल और फीमेल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट भी हो सकते हैं. द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया था, मेकर्स कह सकते हो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो वरीड थे कि ये जो ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन है, सर्टेन वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड. समझ आ गया, क्लियर हो गया कि जो वीकर सेक्शन है, जो सप्रेस लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनको भी चांस मिले इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन में खड़े होने का. समझ आ गया आप क्यों रिजर्व कर रखी है? हाँ, तो उनको हाँ, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सके. उनके पास ना तो पैसा होता है ना कुछ, अगर रिजर्व सीट होगी तो उनमें से कोई ना कोई मेंबर तो खड़ा होगा ही होगा. तो ये एक रीज़न ये है कि वीकर सेक्शन जिनको चांस नहीं मिलता उनको चांस मिले कि दे शुड इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज सच एज लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट लेवल पे और लोकसभा दोनों लेवल पे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. पार्टी सिंबल की बात नहीं चल रही है, बाद में भी पूछ सकते हो, मैंने बता दिया, नेट पे सर्च कर सकते हो. नहीं आए जिसको समझ में वो मेरे से पूछ सकता है. अभी जो मैं समझाना चाह रही हूँ बेटा वो समझो. वो समझ आ गया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इंडियन फ्रेमर्स ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को रिजर्व क्यों किया हुआ है, ये समझ आ गया? यस मैम. हाँ, यस मैम. क्योंकि ऐसे जो वीकर सेक्शन है, दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स टू कॉन्टेस्ट एंड विन एन इलेक्शन अगेंस्ट अदर. ऐसे जो सप्रेस लोग हैं, ऐसे जो बैकवर्ड लोग हैं, उनके पास ना तो रिसोर्सेज है ना, तभी तो सप्रेस है, ना एजुकेशन है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्टेस्ट का, तो वो दूसरों के अगेंस्ट कैसे विन कर सकते हैं. ठीक है. Those who are powerful, resourceful and influential may prevent them from winning election. ऐसे लोग जो पावरफुल हैं, जिनके पास रिसोर्सेज भी है, मनी भी है ना, और जो इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को, वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन विन करने से उनको रोक सकते हैं. ठीक है. तो ये रिजर्व इसलिए किया गया है कि ताकि वो उनको कोई रोक नहीं पाएगा. पैसे के दम पे नहीं रोक सकता, पार के दम पे नहीं रोक सका, किसी भी दम पे नहीं रोक सकता अगर सीट या कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी जाए तो. समझ आ गया? If that happens, our parliament and assembly would be deprived of the voice of significant section of our population. अगर ऐसा होता है तो, if that happens, so our parliament और जो assembly है, state assembly would be deprived. वो deprived हो जाएगी. जो ऐसे स्पेशल जो सेक्शन है, हमारे पॉपुलेशन के स्पेशल सेक्शन है, जो सिग्निफिकेंट सेक्शन है, जो बैकवर्ड लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उनकी वॉइस वहाँ तक नहीं पहुँचेगी. समझ गए भाई? कौन बात करेगा उनकी? जब उनका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं कोई इलेक्ट होगा तो उनकी बात कौन करेगा? अगर उनमें से ही कोई इलेक्ट होके जाता है तो वो अपने लोगों की जैसी बात तो करेगा, वॉइस तो उठाएगा. ठीक है. इसीलिए सो the makers of our constitution proposed of a special system of reserved constituencies for the weaker section. तो हमारे जो makers थे, जो framers थे constitution जिन्होंने बनाया था, उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम प्रपोज किया था इसी के लिए कि ऐसा नहीं हो कि बेचारे वीकर सेक्शन है वीक ही रह जाए, सप्रेस लोग हैं वो सप्रेस ही रह जाए. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करने का जो प्रपोजल दिया था जिसमें कि वीकर सेक्शंस का upliftment हो. Some constituencies are reserved for people who belongs to the SCs and STs. कुछ constituencies को रिजर्व कर दिया गया है SCs के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. Currently out of the 552 seats in the Lok Sabha, 79 seats are reserved for scheduled caste and 41 for
ये देखो इम्पॉर्टेंट है, ये कितनी, ये कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको भी याद रखना चाहिए। जैसे 552 सीट्स में से, है ना, लोकसभा की 52 सीट्स में से 79 आर रिजर्व फॉर एससी और 41 फॉर एसटी। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, अभी तो आप छोटे हो लेकिन ये अभी से आपको याद रख लो तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि एससी के लिए लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व इन पार्लियामेंट फॉर SCs and for STs. तो for SC 79 are reserved. For ST 41 are seats are reserved. Okay, ma'am. What happens once the constituencies are decided? जब constituencies decide हो जाती है तो उसके बाद देखिए बहुत important चैप्टर है ये, 10th तक जुड़े ये जो एक स्टेप है ना, ये 10th तक चलता आ रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ सब चैप्टर बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। अभी वो बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं वो उनको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप तुरंत पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही, हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूंसीज व्हाट हैपन्स वंस द, जब कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड हो जाती है तो क्या होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। फिर ये डिसाइड होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड हो गई इलेक्शन के लिए, फिर ये नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि भाई कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता, है ना, हु कैन एंड हु कांट वोट। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। ये डिसीजन किसी पे भी लास्ट डे तक छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। देयरफॉर इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इसीलिए जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन गिवन टू एवरीवन। एक लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए जाती होगी, आपने कभी घरों में देखा होगा वोटिंग लिस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए आपके घर में भी बहुत लोग विजिट करते होंगे, या किसी ने विजिट? भाई अब इलेक्शन से पहले वोटिंग लिस्ट आपके पास आती है? आती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो इसी तरह पहले भाई कौन वोट दे सकता है कौन नहीं वोट दे सकता, कितने लोग अभी प्रेजेंटली 18 ईयर्स उन्होंने अटेन कर लिए, कुछ ऐसे हैं जो लुढ़क गए हैं, है ना, मतलब चले गए, जिनकी डेथ हो गई जिस भी रीज़न से। तो ये प्रिपेयर करना मतलब वोटिंग लिस्ट प्रिपेयर करना, ठीक है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लिस्ट तैयार करना जो एलिजिबल है वोट के लिए, और इलेक्शन से पहले ये प्रिपेयर करना, ये हर किसी को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो भी अपना सर्टेन एज अटेन कर चुके हैं उनको। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। इस लिस्ट को हम इलेक्टोरल रोल के नाम से जानते हैं, एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट। आप इसको वोटर लिस्ट भी कह सकते हैं। वोटर लिस्ट सबके घरों में एक बार रिवाइज होने आती है, ठीक है। सो हृदय बोलता है, यस दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन की फर्स्ट कंडीशन है कि इसमें हर ईच एंड एवरी सिटीजन मस्ट बी एंटाइटल्ड फॉर वोटिंग, होना चाहिए, है ना, एंटाइटल्ड होना चाहिए, हर किसी को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। अब वोट देते नहीं हैं, कुछ देते हैं, वो डिफरेंट मैटर है, देना चाहिए। अगर वोटिंग का सबको अधिकार मिला है तो देना चाहिए। Everyone should get an equal opportunity to choose a representative। हर किसी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने मनपसंद से अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे, चुने, ठीक है, कोई बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फोर्स के, ठीक है। टाइम हो गया, ये मैं कल इसको, और किसी को कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड, कुछ समझ में ना आया हो तो, ये इंस्टीट्यूशनल जो रिप्रेजेंटेशन चैप्टर है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th इवन 11th 12th में भी हम दोबारा से ये चीज़ें छोटे छोटे लेवल पे हम पढ़ा रहे हैं, इसका और एलाबोरेट होके आता है, लेकिन आपको ये सब इस मस्ट बी लर्न। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क।
नो क्वेरीज। तो अब नो मैम, नो क्वेरी। ओके